नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एक बार फिर से सुजस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मृदा जो टॉपिक है, सॉइल है, वो चल रही है अपनी। मृदा पढ़ेंगे अभी। दोस्तों, मृदा किसे कहते हैं ये अपन पढ़ चुके हैं, और अपक्षय, अनाच्छादन, कुछ शब्दावली मैंने बताई थी, उनको ध्यान में रखना। अब जो मृदा हम पढ़ेंगे, जो मृदा है, जो सॉइल हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। ये भी, इसकी भी भौतिक मृदा, ये मृदा को 3 भागों में बांटा बनावट और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। अब पढ़ेंगे अपन, ये भाग पढ़ेंगे बनावट के आधार पर। बनावट, रंग, कणों के आधार पर मृदा कितने प्रकार की? 4। बारीक, मध्यम, मध्यम मोटे कण, मोटे कण। दोस्तों, कणों के आधार पर मिट्टी को 4 भागों में बांटा। जो पहला भाग है उसकी जो चर्चा करते हैं वो है बारीक कणों वाली मृदा। अब बारीक कणों वाली मृदा है, इसके जो कण होते हैं वो अत्यंत बारीक होते हैं। कण वो अत्यंत बारीक होते हैं, उसे कले या चिका भी कहते हैं। बारीक कणों वाली मिट्टी को कले या चिका कहते हैं। ये होती कैसी है? ये चिकनी मिट्टी होती है। कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं उसी से बनाते हैं। निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण ज्वालामुखी से होता है। ज्वालामुखी से किस प्रकार इसका निर्माण होता है वो देखते हैं। ज्वालामुखी जब गर्म पदार्थ हो, जब ज्वालामुखी होता है, गर्म पदार्थ होता है, तो वो 2 रूपों में प्रकट होता है। ज्वालामुखी जब गर्म पदार्थ हो, वो 2 रूपों में विभाजित हो जाता है। यानी प्रकट होना यानी विभाजित हो जाना। ये एक तो धरातल के अंदर, तो एक धरातल के बाहर। जब धरातल के अंदर होता है तो इसका नाम मैग्मा होता है। जब ज्वालामुखी धरातल के अंदर होता है तो इसका नाम मैग्मा होता है। और धरातल के जब बाहर होता है तो इसे लावा कहते हैं। धरातल के बाहर होता है तो इसे क्या कह देते हैं? लावा। ये जब मैग्मा, धरातल के अंदर वाला मैग्मा धीरे धीरे जब ठंडा होगा तो ठंडा होगा चट्टान के रूप में परिणत। तो इस चट्टान को कहते हैं ग्रेनाइट। जो अंदर से जो चट्टानें निकलती हैं उसे कहते हैं ग्रेनाइट की चट्टानें। ठीक है, ग्रेनाइट की चट्टानें कहाँ हैं? बाड़मेर और जालोर के मध्य। बाड़मेर में वैसे धरातल के बाहर जो ज्वालामुखी, उसे लावा कहते हैं। धरातल के बाहर आके जो धरातल के अंदर जमता है उसे तो कहते हैं मैग्मा। जो ज्वालामुखी और धरातल के बाहर आके जमता है उसे कहेंगे लावा। और जब लावा धीरे धीरे ठंडा होगा, चट्टान के रूप में परिवर्तित हो, इस चट्टान को कहेंगे बेसाल्ट की चट्टान। और जो ये चट्टान का अपक्षय होगा, अपक्षय क्या होता है मैं बता चुका हूँ। यानी चट्टान टूटेगी, विखंडित होगी। अपक्षय यानी टूटना है, विखंडित होना। फिर अपर्दन होगा। अपर्दन एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपर्दन होगा तो क्या होगा? मिट्टी का निक्षेप या जमाव होगा, तो मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। और इस मिट्टी का रंग कैसा होगा? काला होगा। इस मिट्टी का रंग कैसा होगा? काला होगा। काले का कारण क्या है? इसमें लोहंस की मात्रा होती है। इसमें लोहंस की मात्रा होने के कारण मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। ऐसी मिट्टी के अन्य नाम, जो बारीक कणों वाली मिट्टी है उसके अन्य नाम: काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगूर मिट्टी, बर्टीसोल मिट्टी। दोस्तों, नाम ध्यान में रखना। जो बारीक कणों वाली मिट्टी है, काली मिट्टी कहते हैं। ये तो हमारे खेतों में भी कई जगह पाई जाती है, उसे काली मिट्टी कह देते हैं। कपासी मिट्टी कई जगह, अधिकतर जगह नहीं, कई जगह जो मिट्टी ये उपजाऊ भी होती है, बारीक कणों वाली मिट्टी होती है। रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी। सर्वाधिक उपजाऊ तो जो नदी के मुहानों से आने वाली है उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी उपजाऊ होती है। कपासी मिट्टी, रेगूर मिट्टी, बर्टीसोल, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ये नाम इंपॉर्टेंट, बर्टीसोल कहते हैं। सारे नाम आ जाएंगे जो हमने मिट्टी को, मृदा को जो बांटा है, वो सारे नाम आ जाएंगे सॉइल को। देखो, मिट्टी, इसको काली मिट्टी भी कह देते हैं, कपासी भी, रेगूर भी, बर्टीसोल भी, ये नाम इंपॉर्टेंट है। फसल कौन सी होगी? कपास, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन। इन मिट्टियों में जीवाश्म का अभाव होता है। जो ज्वालामुखी होता है, जिस ज्वालामुखी जो चट्टानें होते हैं उससे अगर जिस मिट्टी का निर्माण होता है तो उसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं के बराबर। ज्वालामुखी में जीवाश्म नहीं रहता। पृथ्वी अंदर जो ज्वालामुखी होती है उससे है ये उत्पन्न होती है। विशेषता: जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है समस्त मिट्टी में से। सारी जो मिट्टियाँ उसमें जल धारण की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। और जल ग्रहण क्षमता समस्त मिट्टियों सबसे कम होती है। जल ग्रहण क्षमता, अब इसकी ये क्या हो गया? अभी जल ग्रहण क्षमता और जल धारण क्षमता दोनों में अंतर है क्या? बिल्कुल। जल धारण क्षमता तो ये हो गया कि ये मिट्टी नमी बनाए रखती है।
ठीक है। मिट्टी को अवशोषित, तुरंत जैसे ही पानी डाला तो वो गिल्ली हो जाती है, कई दिनों तक नमी बनी रहती है। जल ग्रहण क्षमता मिट्टी में सबसे कम होती है। जल को ज़्यादा सोख नहीं पाती, जल ग्रहण क्षमता कम होती है, यानी जल को ज़्यादा सोख नहीं पाती है। जल इसमें डाल दिया तो नमी है वो कई दिनों तक बनी रहती है। जल ग्रहण, जैसे आप बालू रहता है उसमें पानी डालो नीचे चला जाए, इसमें थोड़े से में पानी डालते ही ये गिल्ली गिल्ली हो जाती है, तो इसमें ज़्यादा क्षमता, ज़्यादा पानी अपन डाल नहीं सकते। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देखना इसको, ये समझ में आ जाएगा। जो बारीक कणों वाली मिट्टी है, इसके कण होते हैं बारीक, उसे कले या चिका भी कहा जाता है। ये वो मिट्टी चिकनी मिट्टी है जो कुम्हारी से बर्तन भी बनाता है। ज्वालामुखी से इसका निर्माण होता है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, धारण यानी कई दिनों तक इसमें पानी रह सकता है। और जल ग्रहण क्षमता बहुत कम होती है, सभी मिट्टियों में सबसे कम होती है। इसके जो नाम है वो इम्पोर्टेंट, इसमें लोहांश की मात्रा होती है, रंग काला होता है, ये तो पता रह जाएगा। ज्वालामुखी से धरातल में दो, ये तो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, दूसरी बार आ रहा है। दोस्तों एक बार जिस चैप्टर को आप क्लियर अच्छी तरीके से कर लोगे ना, वो वही रिपीट होता रहता है, कई बार वही चीज़ें कई बार रिपीट होती हैं तो वो समझ में आता है। ज्वालामुखी गर्म पदार्थ होता है तो ये दो रूपों में विभाजित होता है, ये मैं बता चुका हूँ। एक जो ज्वालामुखी धरातल के अंदर आता है, एक बाहर आता है। फसल है इसमें कपास की होती है, मूंगफली, गन्ना, और इसके जो नाम है वो इम्पोर्टेंट रखना। बल्टीसोल भी कहते हैं, रेगुर मर्दा भी कहते हैं, कपासी भी और काली भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जो बारीक कणों वाली जो मृदा है वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक होती है कोटा, बूंदी, बारा, झार। तो देखो पठारिक क्षेत्र, चट्टानों से तो पठारिक क्षेत्र कौन सा हो गया? चट्टानों से बनी है, लावा से बनी है, लावा जनित है, तो पठारिक क्षेत्र कौन सा हो गया? अगर आपको पता है कि पठारिक क्षेत्र है तो सर्वाधिक यही होगी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये पठारिक क्षेत्र है। राजस्थान प्रदेश की बात करें तो हाड़ौती प्रदेश है। राजस्थान में भाग की बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है। ये ध्यान रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब कहते हैं सर्वाधिक की जो इसे काली मृदा भी कहते हैं, बल्टीसोल भी कहते हैं, सर्वाधिक कहाँ पाई? तो हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। मध्यम कणों वाली मृदा, बारीक कणों वाली होगी, महीन कण बोल सकते हैं। मध्यम कणों वाली मृदा निर्माण कैसे होता है? सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे उपजाऊ भी है। नदियों के अवसाद के जमाव से, नदियाँ जो मिट्टी लाती हैं उसके अवसाद के जमाव से होती है। रंग भूरा होता है, रंग कैसे? इसे भूरी मिट्टी भी कहते हैं। रंग भूरा था इसी कारण इसे क्या कहते हैं? भूरी मिट्टी भी कहते हैं। कारण क्या है भी? राजस्थान के पूर्वी भाग में होती है, राजस्थान के पूर्वी भाग में होती है। अब राजस्थान का मैप आना चाहिए, पता होना चाहिए पूर्वी भाग कौन सा, जो मैदानी इलाका है जहाँ नदियाँ आती है वही पूर्वी भाग है। मैदानी भागों में कह सकते हैं भाई भूरा रंग होता है। उसका कारण क्या होता है? इसमें पोटास होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, चूना होता है, हुमस होता है। अभी समझाता हूँ। समस्त मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सभी जो जितनी भी मिट्टियाँ हैं उनमें सर्वाधिक उपजाऊ होती है पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, चूना। पोटास होता है दोस्तों, पोटास है ये जो पक्षी होते हैं उनकी बेंट में होता है। कैल्शियम हड्डियों से मिलता है, जब चट्टानों बीच में जब कोई हड्डियां होती हैं वो टकराती हैं तो उनसे जो चूर्ण बन जाता है। चूना तो आपको जब पठारी प्रदेशों से या फिर पहाड़ी प्रदेशों से निकलती है नदियाँ तो उनके साथ ले आती है हुमस, पत्ती वगैरह आ जाती हैं। ये उपजाऊ होती है। ऐसी मिट्टी के अन्य नाम देखते हैं। इस मिट्टी के जो अन्य नाम हैं वो देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, काप मिट्टी, कछारी मिट्टी, खादर, एल्फिसोल। एल्फिसोल ध्यान में रखना भी। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, काप मिट्टी, कछारी मिट्टी, खादर, एल्फिसोल। फसल कौन कौन सी होती है इसमें? ये देखो दोस्तों, फसल होती है रवि की, गेहूँ, रवि की फसल होती है गेहूँ, जौ, चना, सरसों इत्यादि। राजस्थान के पूर्वी भाग में होती हैं। राजस्थान का पूर्वी भाग कौन सा? जो मैदानी भाग आता है, और मैदान हम पढ़ चुके हैं। मैदानों में नदियाँ आती हैं, जहाँ नदियाँ सर्वाधिक कहाँ रहेंगी वहीं पर ये फसल दोस्तों ये मिट्टी होगी
और जो रबी की फसल सर्वाधिक रबी की फसल के लिए उपयोगी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यम मोटे कणों वाली मृदा। जो सोइल है मध्यम मोटे कण होते हैं निर्माण, इसकी दो शर्तें होती हैं, एक तो तापमान ज़्यादा होना चाहिए और एक वर्षा भी ज़्यादा होनी चाहिए। तापमान और वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर ये मोटे कणों वाली मृदा बनेगी। तो अब देख सकते हैं कहाँ पर तापमान ज़्यादा कहाँ होता है और वर्षा ज़्यादा होनी चाहिए। इसके जो अन्य नाम हैं लाल पीली, राजस्थान, यहाँ राजस्थान में तो देखें तो कौन सी जगह होंगी, जैसलमेर, जोधपुर, इस साइड लाल बलुई, लाल, लेटराइट, मोलिसोल। उपरोक्त रंग कैसा, लाल होगा। कारण यहाँ वर्षा, अपने यहाँ वर्षा कम होती है जोधपुर जैसलमेर साइड, लेकिन बलुई मृदा पाई जाती है। कारण इसमें लोहा ऑक्साइड, क्योंकि लोहा होता है जब पानी के संपर्क में क्रिया करता है तो उसको क्या बन जाता है, लोहा ऑक्साइड फेरिस बन जाता है। फेरिस ऑक्साइड कह देते हैं या लोहा ऑक्साइड। राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, यहाँ गर्मी भी सर्वाधिक, जैसलमेर जोधपुर में नहीं होगी। यहाँ बलुई मृदा है लेकिन यहाँ पर जो बलुई मृदा है यहाँ पर वर्षा कम होती है। इसमें कैसे वर्षा और तापमान दोनों, क्योंकि कर्क रेखा के पास में कौन से हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अगर आपने पिछली क्लासें देखी होंगी तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होगी, गर्मी भी ज़्यादा होगी और वर्षा भी ज़्यादा होगी। फसल मक्का और अफीम की, ठीक है, और रसदार फल भी होंगे यहाँ पे। आगे देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, मोटे कणों वाली मृदा। जो अपना चौथा प्रकार है वो मोटे कणों वाली मृदा। देखो दोस्तों, निर्माण वायु के अपर्दन से, वायु जो मिट्टी लेके, हवा जो मिट्टी लेके आती है, इसके जो अन्य नाम हैं मरुस्थलीय, बलुई, उत्सर, बांगर, पीली, रेतीली, लवणीय, शिरोजम। शिरोजम इम्पोर्टेंट है। मरुस्थलीय जो रेतीली मृदा होती है, जो जैसलमेर जोधपुर वाली जो बातें अब यहाँ अब हो रही हैं उसमें नहीं थी, ध्यान रखना दोस्तों। मोटे कणों वाली मृदा, जो बलुई मृदा होती है, बलुई, उत्सर, बांगर, पीली, रेतीली, लवणीय, शिरोजम। शिरोजम इम्पोर्टेंट रखना, शिरोजम मृदा किसका नाम है, तो रेतीली या मोटे कणों वाली मृदा होती है। हवा के वेग से उड़ती है, ये हमें पता भी है। जब अपने घरों में ये जब भयंकर बाउंडर चलता है तो घरों में मिट्टी आती है, पता चल जाता है। उपरोक्त मिट्टी है ये दो प्रकार की होती है। जो ये मिट्टी है मोटे कणों वाली दो प्रकार की होती है, एक तो अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय पता कैसे चलता है, पीएच मान से। पीएच मान देखा हुआ आपने, 0 से लेकर 14 तक होता है। जब अगर 7 से ज़्यादा हो, अगर 7 हो पीएच मान मिट्टी का, तो वो उत्सर उपजाऊ मृदा होती है, ठीक है, उत्सर मृदा कहलाती है। अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो क्षारीय मृदा होती है। ये उपजाऊ होती है लेकिन इसे उपजाऊ बनाना पड़ता है। उपजाऊ बनाने के लिए इसमें कुछ पोषक तत्व डालने पड़ते हैं, जैसे जिप्सम डाल दिया, गंवार के डंठल खेतों में गाड़ देते हैं, ढेंचा वगैरह। गंवार के डंठल कई बार करते हैं ना, फसल बोते हैं उलट उलट कर, वो इसी कारण बोते हैं। जिप्सम डालना, अगर देखो पूछा जाता है कि जब कोई मृदा क्षारीय है तो उसमें उपजाऊ बनाने के लिए क्या डाला जाता है, तो जिप्सम डाला जाता है। अगर कोई मृदा अम्लीय है तो उसको उपजाऊ बनाने में क्या डाला जाता है, रॉक फॉस्फेट चूना, ठीक है। मोटे कणों वाली जो मृदा है ये अत्यधिक सिंचाई पर, जो ये मोटे कणों वाली मृदा है, जो रेतीली मृदा है, अत्यधिक मोटे कणों वाली मृदा रेतीली मृदा है, जिसे शिरोजम मृदा भी कहते हैं। अत्यधिक सिंचाई करने भूमि पर सफ़ेद रंग की एक नमकीन परत बिछ जाती है, इसे रेह कलर रकार कहते हैं। इसे रेह कलर रकार कहते हैं, रेह या कलर कहते हैं। ये कैसा कर्षण विधि से होता है, माइकोसिस चट्टान की अपन ने चर्चा की थी, उसकी वजह से ये होता है। पिछली क्लासों में देख लेना, एक नमक की सी परतें आप पानी डालो, रात को सुबह जब देखोगे तो एक नमक की सी परत बिछ जाती है, चर्रे है कलर कहते हैं। ये पीछे मैं बढ़िया तरीके से समझा चुका हूँ, क्लास से देखते रहो दोस्तों। ये होता है माइकोसिस चट्टाने, क्योंकि जो ये इधर मरुस्थलीय भाग, यहाँ पर कितने भी अगर कोई नदी का पानी मीठा है लेकिन यहाँ आती वो क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में
आने पर। ये क्यों हो जाता है दोस्तों? ये इसलिए हो जाता है कि यहाँ चट्टान है, कौन सी? माइकोसिस चट्टान है। जब माइकोसिस चट्टान यहाँ पर जो पोषक तत्व है उसके संपर्क में आएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? नमक में चेंज हो जाएंगे। ये मैं पूरी प्रक्रिया समझा चुका हूँ, लेकिन ध्यान रखना किसकी वजह से? माइकोसिस चट्टान की। जैसे ये जब क्रिया करती है तब फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल, जैसे बाजरा, मक्का, पानी देके अपन रवि की फसल भी कर सकते हैं, पानी देके रवि की फसल भी कर सकते हैं। ज़्यादातर फसल यहाँ खरीफ की फसल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख, एक चीज़ और देखना दोस्तों, इस मिट्टी को जलवायु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तत्व, ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता के आधार पर। ठीक है, पुनः 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है एंटीसोल, एक इरिडोसोल। एंटीसोल का मतलब होता है शुष्क जलवायु। एंटीसोल शुष्क जलवायु का मतलब जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा सिर्फ 4 जिलों में होती है। वो 4 जिले कौन से हैं? बॉर्डर वाले कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उनका ध्यान रखना। इरिडोसोल पूरे राजस्थानी वाले जो बाकी पूरा जो थार का मरुस्थल है 12 जिलों में, जो 8 जिले बच गए, वहाँ कौन सी 25 से 50 सेंटीमीटर वाले कितने जिले हैं? टोटल 8 हैं। अगर 50 से कम वाले तो 12 हैं, तो 4 तो उधर से लेकर 8 बच गए। अर्धशुष्क जलवायु 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा इन जिलों में होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम जो मृदा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान परिषद के अनुसार जो मृदा का विभाजन किया गया 6 भागों में, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक बताया गया था एंटीसोल मृदा 4, ये बता चुका हूँ वैसे तो, 4 जिलों में बॉर्डर वाले। एक इरिडोसोल अशुष्क, ये शुष्क में, इरिडोसोल अशुष्क में 8 जिले। एक होती है वर्षा की देखें तो 25 एंटीसोल में वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर, इरिडोसोल में 25 से 50 सेंटीमीटर। जो ये पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा है आपको, अरावली, मैं पढ़ना चाहिए राजस्थान का, जो अरावली दिखाई दे रहा है उसके अंदर जो मृदा पाई जाती है, जो सोल मिट्टी पाई जाती है, वो इन पर्वतीय मृदा कह दो या इनसेप्टी सोल कह दो। एक मृदा की बात की थी जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, मोलीसोल, जो दक्षिणी भाग में पाई जाती है मोलीसोल, मोलीसोल मृदा। एक एल्फीसोल मृदा जो मैदानी भागों में पाई जाती है, जो नदियों द्वारा लाई जाती मृदा है, वो एल्फीसोल। बर्टीसोल जो पठारी भाग में जो मृदा पाई जाती है उसे कहते हैं बर्टीसोल। इसको ध्यान में रखना, इसके नाम बता चुका हूँ, कौन सी बर्टीसोल है, एल्फीसोल है, ये चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। बस पाई कहाँ जाती है वो चीज़ आपको देखनी है, उस स्थान के बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगर भारत में बात करें तो सर्वाधिक जो मृदा है वो इनसेप्टीसोल, जो पर्वतीय मृदा वो पाई जाती है। 2 नंबर पे जो जलोढ़ मृदा बर्टीसोल है वह पाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों, कुछ शब्दावली है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक 24D, ये है एक दवाई का नाम है, जो खरपतवार का विनाश कर। 24D नाइट्रोजन उर्वरक सर्वाधिक उपयोग में आता है, नाइट्रोजन काम में आता है जब खेती करते हैं तब। मिट्टी रेंगती मृत्यु, मिट्टी का रेंगती मृत्यु, यानी रेंगती मृत्यु, मिट्टी का रेंगती मृत्यु का मतलब है उपजाऊ पोषक तत्वों का स्थानांतरण होना। रेंगती मिट्टी भी कहा जाता है, तो मिट्टी का रेंगती मृत्यु होती है, उसमें उपजाऊपन है या पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, यानी स्थानांतरण हो जाना वायु और जल के माध्यम से। एक होता है मिट्टी के निर्माण के कारक होते हैं, मिट्टी के निर्माण के 2 कारक होते हैं, एक सक्रिय कारक होता है, एक निष्क्रिय कारक होता है। सक्रिय कारक में जैसे जलवायु आ जाती है, जलवायु में क्या है, ताप, दाब, वर्षा, तुषार, आर्द्रता, जैविक कारक, ये तो क्या है सक्रिय कारक हो गए। एक निष्क्रिय कारक, निष्क्रिय जैसे चट्टान, स्थलाकृति, ये क्या होते हैं, ये निष्क्रिय कारक होते हैं, एक ही स्थान पे होता है ना। सक्रिय कौन से होते हैं, ताप, दाब, वर्षा, तुषार, आर्द्रता, जैविक। और देखते हैं कणों के आधार पर जो मृदा देखते हैं ना, मोटे बारीक कण, तो एक तो गोलासम भी पाई जाती है कणों के आधार पर, कुछ और प्रकार के गोलासम, बजरी, रेत, गाद, चिक्का, पंख,
ये मृदा तो जैसे हरा भी होती है, लाल भी होती है, नीली भी होती है। दोस्तों अपनी मृदा एक छोटा सा टॉपिक था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट टॉपिक अपन जल्दी लेके आने वाले। थैंक यू दोस्तों।